हमें लगता है कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, पर जब हम सुन रहे हैं अपने स्पीकर्स को, वो बता रहे हैं कि नहीं, हिंदी उर्दू एक है। उर्दू फारसी की समझ न होने से अर्थ का अनर्थ हो रहा है और न्याय मिलने में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश के साथ तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये मैं कहूँगी कि हमने हमारी किसी भाषा को कभी तवज्जो दी ही नहीं। एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पे हिंदी मीडियम के जितने स्कूल्स हैं, हिंदी मीडियम की जितनी चीज़ें हो रही हैं वो शायद यूपी में भी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार कुछ भी हो जाए, हमारा पर्टिकुलर जो आने वाली नस्ल है वो अंग्रेज़ी को अपनाएगी तो हम बहुत खुश होंगे, अगर वो उर्दू के अल्फाज बोलेगी तो हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे। कि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपनी लोकल भाषाओं को अपने बच्चे को सिखाने में। इंग्लिश के साथ एक एलिटिज्म जुड़ा हुआ है, प्रांतीय भाषाओं के साथ एक बैकवर्डनेस जुड़ी हुई है। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आपकी एक अलग सोशल इमेज बनेगी, अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो उसके साथ एक कम्युनल बैगेज भी आ जाता है। आप लोगों के लिए ज़बान क्या है? द वायर हिंदी की डिप्टी एडिटर मीनाक्षी तिवारी, जिनका कि हाँ वो इसको कंडक्ट करने जा रही हैं। अभी तक जो सेशंस हुए हैं उसके बनिस्बत इस सेशन का जो फॉर्मेट है वो मुख्तलिफ है। आप कह रहे होंगे कि 2 दिन से आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप लोगों ने जिनको चुना है वही बोल सकते हैं। तो ये सेशन इंटरेक्टिव होने वाला है, तो इसमें हम इंटरेक्शन करेंगे। तो मैं मीनाक्षी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ। जैसे मेहताब भाई ने बताया कि इस सेशन का उन्वान है किसकी हिंदी किसकी उर्दू, और ये ओपन डिस्कशन है। जैसा कि आपको मेरे बैठने के तरीके से पता चल गया होगा कि बिल्कुल इनफॉर्मल बातचीत होने वाली है। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, मेरी बातचीत आपसे है, आप लोगों को जवाब देने हैं। मैं किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। इतनी सारी बातें हुई कल के सेशन से, हम लोग लगातार यही बात कर रहे हैं कि उर्दू के साथ में कभी कभार इस तरह का, कभी कभार क्या अब तो अक्सर ही हो गया है आज के माहौल में, कि हमें लगता है कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, पर जब हम सुन रहे हैं अपने स्पीकर्स को, वो बता रहे हैं कि नहीं, हिंदी उर्दू एक है। आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो पके हुए लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनके लिए उन्होंने उर्दू को फिर भी देखा होगा। जैसे दिन में एक सेशन में मैम बता रही थी कि वो लोग दूरदर्शन के लोग हैं। पहले मुझे याद है दूरदर्शन में जो बुलेटिन्स आया करते थे वो हिंदी अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी होते थे, और धीरे धीरे वो सब खत्म होने लग गया। तो एक यहाँ पर जो बैठे हैं ऑडियंस, वो बहुत ही 2 अलग अलग दौर के ऑडियंस हैं। किसी ने देखा है कि उर्दू किस तरह से हमारे समाज में घुली मिली थी, और फिर एक आज का दौर है जहाँ हम देखते हैं कि लगातार किसी ना किसी उससे राज्य से खबर आती है कि नहीं भाई, पुलिस की जो महकमे में जो वोकैबलरी यूज़ हो रही है उसमें बड़े उर्दू के शब्द हैं, उसको निकालना चाहिए और उसकी जगह सादे शब्द लगाइए। एक जगह तो मैंने कहीं लिखा है, शायद राजस्थान में कहा गया कि उर्दू फारसी की समझ न होने से अर्थ का अनर्थ हो रहा है और न्याय मिलने में देरी हो रही है। अब न्याय मिलने में देरी हो रही है, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं कि क्या हम लोग क्या कोर्ट कचहरी की हालत है। तो मैं जिस जनता से मुखातिब हूँ, जो मेरी ऑडियंस है, मैं उनसे सिर्फ ये एक सवाल करना चाहती हूँ। आप में से जो भी जवाब देना चाहे हाथ खड़ा करें और हमारे वॉलंटियर्स आप तक माइक लेकर पहुँचेंगे। आप लोगों के लिए ज़बान क्या है? वो ज़बान जिसमें आप रोज़ बात करते हैं, उसमें कौन सी ज़बान है? वो हिंदी है, अंग्रेज़ी है, आपकी कोई मातृभाषा है, इंग्लिश है, या जो आजकल मिक्सचर चल रहा है वो क्या है? आप ज़बान को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? Anyone? बड़ा अच्छा सवाल आपका है। मैं ज़रा इसको मैं प्रोफेशनल जवाब दूंगा। देखिए, जो बोलते हैं हम लोग हिंदुस्तानी कह लीजिए, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा सारे तुम उर्दू क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सीख लेते? मैंने कहा मैं तो उर्दू ही बोलता हूँ। कि ये थोड़ी उर्दू होती है जी, लग जब तक पर्सनलाइज ना हो। जी। दूसरा मैं दूंगा प्रोफेशनल। देखिए, मैं वकालत करता हूँ, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं दिल्ली पुलिस के, उसमें शुरू और एंड में उर्दू होती है, बड़ी पर्सनलाइज, फर्द, इंकशाफ, बा समथिंग, मुझे याद भी नहीं मुझे वो। हमारे पास डॉक्यूमेंट जो आते हैं प्रॉपर्टी के पुराने, वो सब उर्दू में होते हैं।
एक केस था नित्यानंद कृष्ण साहिबा, उनका केस था, वो असिस्टिंग हर, उसमें पूरा केस चला था अप टू सुप्रीम कोर्ट 30 साल तक एक फ्रेज पे बाग शामिल खालसा हो चुका, तो मतलब क्या है? जी 1940s का था। जी तो ये एक उर्दू का हो गया। दूसरा है हमारे पास केस आते हैं उत्तर प्रदेश से, क्लिष्ट हिंदी। अब दोनों में संस्कृताइज्ड वर्जन। संस्कृताइज मतलब कि हमारे एक दोस्त हैं, इलाहाबाद के हैं, फैमिली इलाहाबाद की है, लॉ पब्लिशर्स इन इलाहाबाद, हिंदी स्पीकिंग, हिंदू फॉर वट एवर इट्स वर्थ। ये बम्बई में थे इन वेरी बिग लॉ फर्म। उन्होंने कहा मैं इलाहाबाद जाकर प्रैक्टिस करूंगा, वहाँ पे अच्छा है, सबको जानता हूँ, दोस्त हैं, फलाना फलाना। 2 महीने बाद मैंने फ़ोन किया उनको, कैसे चल रही है इलाहाबाद प्रैक्टिस? मैं छोड़ दी 2 हफ्ते में यार। क्यों? मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। ये भी तो एक मजाक हुआ। तो यही मजाक है जो कह रहा है कि भाई उर्दू के लफ्ज आपको नहीं पता, आपको हिंदी भी नहीं पता। जी आपको अगर मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूं, क्योंकि कभी हमें पढ़ने पड़ते हैं, अक्सर तो खैर सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रांसलेट होके आते हैं हमारे पास, कभी खुद पढ़ना पड़ता है, हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो हमें ना क्लिष्ट हिंदी ना हमको खालिस उर्दू समझ में आ रही है। तो हमारी फिर जबान क्या है? ये जो बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली इंटेलिजिबल, प्रैक्टिकल, फीजिबल, यही हमारी जबान है। जी। और इसमें बहुत सारी जो भाषाएं आकर मिक्स हो गई हैं। मुझे लगता है जो अगर कोई कहे कि दिल्ली की कौन सी भाषा है, तो मुझे लगता है अब दिल्ली की कोई एक भाषा रह गई है। दिल्ली की भाषा है जो भी लोग, हम सभी प्रवासी हैं, हम लोग दूर के शहरों से आए, यहाँ रह रहे हैं और अपनी अपनी भाषा का कुछ हिस्सा अपने साथ लाए थे। अब हम वो उस हिस्से के साथ जो हमने यहाँ नया कुछ सीखा है उसको मिलाकर जो बोल रहे हैं, शायद वही हमारी ज़बान है। युवा साथियों से मैं पूछना चाहूँगी, आप ज़बान को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बेसिकली भाषा का जो एक बेसिक कंसेप्ट इन दिनों है वो कहीं ना कहीं ये है कि मैं बोलूं और आप समझ लें, या आप बोलो और मैं समझ लूं। बेसिक कम्युनिकेशन। बेसिक कम्युनिकेशन। जी इसमें बात आती है ज़ुबान की, इसमें बात आती है भाषाओं की। जब हम दिल्ली जैसे एक शहर में रह रहे हैं जहाँ पे विभिन्न राज्यों से, जगहों से लोग बैठे हैं, अभी हम जो हैं, मेरे पड़ोस में कश्मीरी भाई बैठा हुआ है, हम दोनों मध्य प्रदेश वाले हैं। मध्य प्रदेश के साथ तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये मैं कहूँगी कि हमने हमारी किसी भाषा को कभी तवज्जो दी ही नहीं। मतलब मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश जब था, और बीइंग अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, being a person who read about the history of at least my own place, तो उनकी खुद की भाषा थी मोढ़ी लिपि, जिसकी बकायदा लिपि भी थी, है ना, जिसपे हिंदी का इम्पोज हुआ, हम भूल गए। दूसरी बात, जो होलकर्स थे, उन लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन लोगों के जितने भी फॉर्मल डिस्कशंस थे, वो कहीं ना कहीं उर्दू में भी थे। और ये बहुत शर्म की बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो उस पर्टिकुलर सिटी से आता है। इंदौर से हूँ मैं। इंदौर, हम इतना स्वच्छता की बात करते हैं, सब चीज़ों पे बात करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम होलकरों के वो विरासत, और वो जो एक वो बीजेपी का नारा है कि विकास भी विरासत भी, और हम ये विरासत नहीं बचा पा रहे हैं कि प्रदेश में आए दिन 100 से ज़्यादा उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं। पर कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ उर्दू की या हिंदी की बात नहीं है? जो जिस रीजन की आप बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश में बघेली भी थी, बुंदेलखंडी भी थी, क्या आपको लग रहा है उसके लिए भी कोई प्रयास हो रहे हैं? या जैसे भाषाएं कैसे चलती हैं, मेरे घर में जो मेरी माँ बोलती है मैं वो सीखती हूँ, मेरी दादी जो बोलती है मैं वो सीखती हूँ, क्या घरों में भी इनफ उस भाषा का प्रयोग अब हो रहा है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। आज माँ बाप अपने बच्चे से व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दिस, ये बोलने में ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन वो ये चीज बोलने में अनकंफर्टेबल होते हैं कि ये छोरे ये मत कर, ये छोरे वो मत कर, बिकॉज आपने अपने आप को एलीट इस हिसाब से समझ लिया कि मैं अगर अंग्रेजी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि मेरे घर में जो हाउस हेल्प दीदी आती हैं, शी बिलोंग्स टू यूपी, बट सिंस सो लॉन्ग दे आर इन मालवा, तो वो घर में मालवी बोलते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है उसको मालवी का म नहीं आता। और सेम गोज विथ मी ऑल्सो। आई एम अ पर्सन हु इज रेज्ड अप इन निमाड़। राइट नाउ आई एम लिविंग इन लाइक माई एल्डरहुड वेंट इन दिस थिंग, क्या बोलते हैं, मालवा। मुझे नहीं आती भाषाएं, क्योंकि हमारे घर में वो चीज़ें नहीं बोली गई।
बट हमारे पास ये था कि हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन आज जो ये पूरा मुजस्समा है, जो एक अंधाधुंध दौड़ चल पड़ी है, मतलब हम अगर हिंदी मीडियम में भी हमारा बच्चा डाल रहे हैं, हिंदी मीडियम के मामले में अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पे हिंदी मीडियम के जितने स्कूल्स हैं, हिंदी मीडियम की जितनी चीजें हो रही हैं वो शायद यूपी में भी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार कुछ भी हो जाए, हमारा पर्टिकुलर जो आने वाली नस्ल है वो अंग्रेजी को अपनाएगी तो हम बहुत खुश होंगे, अगर वो उर्दू के अल्फाज बोलेगी तो हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे। दिस इज लाइक दैट। थैंक यू। कोई हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, मैम तक माइक ले जाएं। जिस तरह की बात इन्होंने कही है, क्या हम कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग हमसे पहले की जनरेशन थे जिन्होंने हम जैसों को बड़े होते देखा है, और जो चीज़ वो कह रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं अग्री करते हैं कि हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हुई या बोलियां हुई या जिनमें हमारे मूल रूप से बातें कर रहे थे घर वाले या एंसेस्टर्स, वो आगे नहीं बढ़ी। क्या इसमें कमी रह गई या क्या ऐसी चूक हो गई कि ये सिलसिला वहीं रुक गया? जैसा कि सर ने कहा कि ही गेव एन वेरी प्रोफेशनल आंसर टू योर क्वेश्चन, I would like to give a very poetic answer to the question, Sure, because I'm a writer and a poet. तो मैं जहाँ पल के बड़ी हुई हूँ, पंजाबी परिवेश से बड़ी हुई हूँ, तो मुझे अमृता प्रीतम की कविताओं में भी उतनी ही मिठास दिखाई देती है, समझ में आती है, रस घोलती है कानों में। उसी तरह से संस्कृत का कोई दोहा जिसका कि मीनिंग बहुत खूबसूरत हो, वो मुझे डेफिनेटली अपील करता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही है कि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपनी लोकल भाषाओं को अपने बच्चे को सिखाने में। और आपने देखा होगा इंग्लिश स्कूल्स में हिंदी बोलने पे फाइन देना पड़ता है बच्चों को। जी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, when they happen in school, obviously the parents get that pressure to teach their children English more than their local language, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, कोई भी हो। लेकिन भोजपुरी में भी उतनी ही मिठास है। मतलब जहाँ हम बात करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ जब पहली बार नजर मिलाना सीखता है, वो भी एक भाषा होती है। उसमें कोई शब्द ज्ञान नहीं होता, कोई वर्तनी नहीं होती, कोई व्याकरण नहीं होती। लेकिन हम जब अपने पेट्स से बात करते हैं, हमें कोई भाषा नहीं पता कि उन्हें कौन सी भाषा समझ में आएगी, लेकिन एक कनेक्शन, एक तारतम्यता, एक खूबसूरत रिश्ता बनता है। तो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, and it's all about the body language and the love that you carry in your eyes. So being a poetess, mine is a universal language. I am a person who has no citizen, no language, I would not like to be labeled by anything. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर है और आत्ममंथन का विषय है कि जितनी चीजों का इसमें विलय होता जाएगा, उतनी ही ये समृद्ध होती चली जाएगी, व्यापक होती चली जाएगी। एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन जब बात कम्युनिकेशन की आएगी तब हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाषा को बचाना है। क्या हम कोई भाषा है जो प्रिजर्व करना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे थे। दरअसल बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि राजस्थान में न्याय मिलने में देरी हो रही है उर्दू और फारसी के अल्फाज की वजह से, तो कम से कम ये बात तो साफ हो गई कि इंसाफ में देरी के लिए मौजूदा जुडिशरी और ये जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मीर और गालिब जिम्मेदार हैं। तो चलो कम से कम एक बात तो हल हो गई। मैं काले जिम्मेदार नहीं है, गालिब और दाग जिम्मेदार हैं। तो सबसे जो बुनियादी सवाल ये है कि जब हम किसी ज़बान की या किसी भाषा की बात करते हैं तो पहला जो ख्याल हमारे मन में आता है वो ये रहता है कि भाषा क्या है। भाषा ये है कि गुफ्तगू करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यूटिलिटी उसकी यही है। लेकिन कपड़े की यूटिलिटी क्या है? तन ढकना। कौन शख्स है ऐसा जो केवल तन ढकने के लिए कपड़ा खरीदता है? आप कपड़ा खरीदते हैं दो चीज़ों की वजह से, दो फैक्टर्स काम करते हैं उसमें। पहला, वो स्टाइलिश दिखे, उसका रंग, उसका डिज़ाइन अच्छा हो। दूसरा, वो ब्रांडेड हो। पहला इसलिए क्योंकि उसको पहन के आप स्टाइलिश दिखेंगे, पता चलेगा कि आपको ट्रेंड की, फैशन की अच्छी समझ है, आप एलीट तबके से आते हैं, आपकी चॉइस अच्छी है, रिफाइंड है। दूसरा, ब्रांडेड पहनने से दिखेंगे कि आप रईस घर से आते हैं, आपके पास रुपया भी ठीक है।
जबान के मामले में भी यही बात काम करती है। जबान आदमी वही जबान अपनाता है जिसको बोल के पहले तो वो स्टाइलिश और एलीट दिखे, जैसे कि अभी मैम ने थोड़ी देर पहले बहुत वज़ा फरमाया, और दूसरा वो जिसे इसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी हो, जिससे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हो। अंग्रेजी इत्तफाकन आज के दौर में दोनों ही चीज़ों दोनों फैक्टर्स पे बड़ी खरी उतरती है। स्टाइलिश भी दिखती है, बड़ी खूबसूरत ज़बान है, मैं तो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, और उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। तो किसी भी ज़बान को अगर प्रिजर्व करना है तो उनमें इन दो चीज़ों, ये दो फैक्टर्स जो हैं, इनको हमें देखना होगा कि अगर आप उर्दू के स्कूल खोलने से और एकेडमीज खोलने से उर्दू नहीं प्रिजर्व होगी। उर्दू लोग बोलने में स्टाइलिश फील जिस दिन करने लगेंगे, जैसा कि अभी बहुत हो भी रहा है। हम पहले ये होता था कि हिंदी फिल्मों के लिए तो लाइन लगाते थे लोग टिकट पे, लेकिन हिंदी की किताब नहीं खरीदते थे। लेकिन आज उर्दू मतलब देवनागरी उसमें रस्मुल खत में उर्दू की किताबें खूब बिक रही हैं। आज लोग उसको पढ़ के या उस तरह का, यहाँ मैं डिसएग्री करूंगी कि किताबें बिकना किसी भाषा के लिए अच्छा है बुरा है। किताबें बिक रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किसी चीज़ का मुझे लगता है पैमाना नहीं है कि आप उससे ये डिसाइड कर सके कि नहीं आज हिंदी की किताब बिकी तो लोग हिंदी में बोलेंगे। मेरी एक दोस्त है जिनकी माताजी सिर्फ मारवाड़ी बोलती हैं, और मैं मारवाड़ी समझ सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती। तो जब वो मारवाड़ी में मुझसे कुछ कहते हैं, मैं उसका जवाब हिंदी में देती हूँ, तो वो कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन मेरी भाषा की समझ नहीं बढ़ रही है। अब जब मैं अपने युवा साथियों से जो पूछ रही हूँ वो यही है कि आप जो बात आप कह रहे हैं वो एक हद तक ठीक हो सकती है कि आप वही भाषा बोलते हैं जो स्टाइलिश हो, लेकिन आप कौन सी जबान बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, और आप उसे क्या नाम दे रहे हैं? वो हिंदी है, वो उर्दू है, वो क्या है? क्या कोई युवा साथी हैं जो जवाब देना चाहेंगे? प्लीज उन तक माइक पहुंचा दो। मेरे ख्याल से सवाल ही गलत है, क्योंकि आज के दौर पे जैसे आपने कहा, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, खास करके युवाओं के लिए सारी ही भाषाएं इंटरमिक्स हो चुकी है, और क्लियरली कह देना कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ जायज़ ही नहीं। जैसा उन्होंने कहा कि संस्कृताइज्ड हिंदी हो या पर्सनाइज्ड उर्दू हो, दोनों किसी को नहीं आती आज के ज़माने में, मेजॉरिटी में। सेम विथ इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी के फ्रेजेज यूज़ करते हुए हिंदी में बात करते हैं इंग्लिश ज़बान में। तो खास करके, और इंग्लिश खुद में ही एक ट्रांजिशन से जा रही है। हर एक भाषा, उर्दू हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर दौर के साथ बदल रही है। और उसके साथ साथ आपस में, क्योंकि आज अगर कोई बच्चा भी इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया आउटलेट को यूज कर रहा है, ही इज ग्लोबली कनेक्टेड प्राइमरीली थ्रू इंग्लिश। तो यहाँ पे हाँ, जैसा उन्होंने कहा कि उसकी यूटिलिटी बहुत बढ़िया है कि अगर कोई इंग्लिश जबान समझता है तो वो वेल कनेक्टेड है। और हर एक जबान, जैसे कि इंग्लिश भी प्रांत के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, क्योंकि अब ज्यादा कनेक्टेड है, तो ज्यादा कनेक्शन के साथ साथ उसमें बाइफर्केशन भी बढ़ते जा रहे हैं, और उनको हम लोग को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि हाँ, ये एक चीज है कि अब भाषा की, जैसे आपने कहा कि लोगों के पढ़ने से या बात करने से ये नहीं कह सकते कि भाषा प्रिजर्व हो रही है, क्योंकि वो एक अकेडमिक परस्यूट है कि उसकी जो ग्रामर है, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसको बचाना एक अकेडमिक परस्यूट है। उसके लिए काम एक्टिवली करना पड़ेगा। पर समाज में, जैसा कि उन्होंने कहा कि हर एक भाषा का भी एक बैगेज है हर चीज की तरह, और वो बैगेज को आज खास करके, जैसा उन्होंने मैम ने ऊपर कहा कि इट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर बेसिकली इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड व्हेन यू ट्रीट लैंग्वेज लाइक अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आजकल मेरे अराउंड में देखता हूं कि उस भाषा के साथ जो बैगेज आ रहा है उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। जैसे इंग्लिश का एक, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस बैगेज को? जी, जैसे उन्होंने कहा कि इंग्लिश के साथ एक एलिटिज्म जुड़ा हुआ है, प्रांतीय भाषाओं के साथ एक बैकवर्डनेस जुड़ी हुई है। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आपकी एक अलग सोशल इमेज बनेगी, अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो उसके साथ एक कम्युनल बैगेज भी आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इसी चीज को हमें एड्रेस करने की जरूरत है कि कोई हिंदी बोले, अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो ये मेरे आत्मविश्वास मेरा इतना होना चाहिए और मुझे अपने आप में मैं सही बात बोल रही हूँ। आपने उर्दू के साथ कम्युनल होने का बैगेज लगाया, पर अगर आप दिन में एक सेशन उर्दू का हुआ था उसमें मौजूद थे तो आपने देखा होगा कि इतनी बारीक चीज़ें हैं। हमारी जो रोज़मर्रा की भाषा है उसमें कितने उर्दू के शब्द हैं, आप अगर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे बिल्कुल अलग कर सकें।
तो जो ये बैगेज वाली बात है, आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बोलने वाला अगर अपने कॉन्फिडेंस से उसे बोल रहा है और जिस जगह पर बोल रहा है, ऐसा भी ना हो कि कहीं ऐसी गैदरिंग है जहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अगर ऐसी भाषा बोलने लगूँ जो जिसकी ऑडियंस ही मौजूद नहीं है, तो वो शायद कहीं ना कहीं मेरी एरोगेंस होगी कि नहीं भाई मैं तो इसी भाषा में बोलूँगी, आपकी मर्जी है, आप समझे या ना समझे। लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं फलां जगह हम हिंदी नहीं बोल सकते नहीं या नहीं, मेरे फलां ख्याल जगह से हम थोड़ी उर्दू सी नहीं बोल सकते, तो ये थोड़ी मुझे सी लगता है थोड़ा- मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं कहना चाह रहा था कि हर एक भाषा के साथ एक वेट होता है, एक हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल फैक्टर होता है जो हर एक भाषा के साथ है। मैं कह रहा कि आज के समय पे जो एक आम यंगस्टर है वो इसे एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक बैगेज इस प्रकार से नहीं कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं बेटर साउंड करूंगा, रादर एक परसेप्शन की आपको पता है कि जो हिंदी है, जो उर्दू है, जो इंग्लिश है, एक तो सब आपस में इंटरमिक्स है जैसा मैंने कहा, और हर एक की अपनी खूबसूरती है। मैं ये कहना चाह रहा कि इसके साथ साथ जो एक वो होता है दिमाग में कि क्लैरिटी नहीं है कि हम भाषा को क्यों उपयोग कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड उस समझ के ना होने के कारण ही हम किसी भी भाषा को उसकी खूबसूरती में अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक पॉइंट दिया है जो ये कह रहे हैं कि हम भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का मीन रह गए। यहाँ पर बहुत सारे मुझे पता है कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में कि अगर हमारे देश में कोई युवा है जिसको लगता है कि भाषा बोलने के लिए अगर मेरी बात आप समझ गए हैं तो मुझे अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसके लिटरेचर या जो इसके जो गंभीर एस्पेक्ट है उसमें जाना चाहिए, ख़ास तौर पे साहित्य के अगर कोई विद्यार्थी या शिक्षक हों तो वो इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलना चाहता हूँ विच इज़ कि यू हैव टू एम्ब्रेस द लैंग्वेज, ठीक है, whether it's English, whether it's Urdu, whether it's the idea of putting a language और उसके साथ वो identification देना कि ये अच्छी है या ये बुरी है, that is where the problem is. You know, we don't understand the fact that anything that has been said very gracefully always has an attraction to it. और वो चीज़ हम लोगों को अपने youngsters को सिखाना है, whether it's English, whether it's Urdu, whether it's Hindi, whatever language it is, it has to be said and learned in a certain way. And that is what we have to ask people to do so that it becomes interesting. जैसे Instagram पे आप जा रहे हो, आप वहाँ पे बात कर रहे हो, whatever it is, that is the main point which I feel that we need to make sure that the people understand that this is the language and this is graceful and this is how we should be promoting it. थैंक यू। आप में से सभी लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर या सोशल मीडिया में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करें, कितने लोग हैं जो देवनागरी ही इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन में? मुझे केवल 2 हाथ नज़र आ रहे हैं इस वक्त, 2-4 लोग और हैं। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी मिलेगी या फिर हम अगर रोमन में भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, भले देवनागरी नहीं लिख रहे हैं, कितने लोग हिंदी में ही अपना सोशल मीडिया जो है वो चला रहे हैं, मतलब वो हिंदी भले रोमन में लिख रहे हों या देवनागरी में लिख रहे हों? क्या हैं यहाँ पर ऐसे लोग? या उर्दू में भी लिख रहे हैं? जी बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आपका कम्युनिकेशन या ये जिस भाषा में आप लोग लिख रहे हैं, क्या ये किसी भी तरह की चुनौती पेश करता है कि आप सोशल मीडिया पे हिंदी लिख रहे हैं या उर्दू लिख रहे हैं? कोई इस बात का जवाब देना चाहेगा? प्लीज बीच में एक सर तक माइक लेकर चले जाए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती? जी मैम, मैं जैसे आपने कहा कि हम लोग किस तरह से सोशल मीडिया पर इंग्लिश में करते हैं, उर्दू में नहीं करते, तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पर सबसे पहले आया था तो हमारा जो इंग्लिश का एक हेजेमनी है, एक हमारा पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश रूल करती है, ये सबको पता है। बट अगर मैं इस इवेंट की बात करूं, ये उर्दू का इवेंट है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये उर्दू का इवेंट है, लेकिन सामने जो लाइन लिखी हुई है वो उर्दू में दूसरे नंबर पर लिखी हुई है, इंग्लिश में सबसे ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो हम अगर उर्दू के ही, हम अगर इवन मैं जब वहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ उर्दू का इवेंट, हम लोग जब उर्दू के प्रोग्राम में ही, उर्दू के प्रोग्राम में जब उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम अपने घर पर, अपने समाज में, अपने मुआशरे में हम क्या उर्दू बोलेंगे? तो एक तरह से ये भी हमारी उर्दू के साथ नाइंसाफी रही है कि हम उर्दू के प्रोग्राम में ही अपनी उर्दू को गिराते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत बुरा लगता है इसको देखकर। वी आर सॉरी, ये अगली बार इस चूक का ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसका ध्यान नहीं रहता।
एक बात छोटी सी कहना चाहूँगी, उन हजरत ने बहुत पॉइंट आउट किया, एक दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसको बहुत सोच के किया गया कि वो मरकज़ में है, वो सेंटर में है। अंग्रेज़ी और हिंदी तो उसका ऊपर नीचे साथ दे रही हैं, तो सेंटर में तो उर्दू ही है वहाँ पे। हर चीज़ को देखने का नज़रिया होता है, एक नज़रिया ये भी है। जी, उधर अर्जुमंद मैम कुछ कहना चाह रही हैं। कि जो हमारा मिजाज है ना, अदरिंग करने का, जक्सटापोज करने का, अपने को अहमियत देना है तो दूसरे को छोटा करना है, मेरा ख्याल है ये पूरी कौमी बीमारी है हमारी। तो यानी तमाम ज़बानें एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में है? और इसमें कौन सा दुख हो गया कि उर्दू नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, कुछ और ज़बान बोल रहे हैं? ठीक है, अगर हम सचमुच बेसिक कम्युनिकेशन की बात हुई थी, वो सब एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक और सवाल सुना था, आपने शायद किया था कि बहुत मुश्किल ज़बान। तो देखिए, बेसिक कम्युनिकेशन हो जाता है। जावेद अख्तर की वीडियो क्लिप सुन सुन के थक गए हैं, जिसमें वो बताते रहते हैं एक जुमला बता के कि इसमें इतने उर्दू, इतने फ़ारसी, इतने अरबी, इतने, और हमारी मिक्स ज़बान है ही। लेकिन इस बेसिक कम्युनिकेशन के बाद जब हम फिलोसफिकल राइटिंग्स में जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे होते हैं, सियासत पे बात कर रहे होते हैं, शायरी लिटरेचर कर रहे होते हैं, तब हमको एक स्पेशलाइज, हाईली स्पेशलाइज ज़बान की ज़रूरत पड़ती है, और वो हम सब की ज़रूरत है। वहाँ से हमारी ज़बानें अलग अलग होती हैं, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और उन तमाम चीज़ों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत हमें बेसिकली अपने ख्यालात से, अच्छे कम्युनिकेशन से, इंसान दोस्ती से, उन चीज़ों से होती है। ज़बान एक सिर्फ मीडियम होती है, और जब हम ये कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब है हमें वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। ज़बान अपने आप में मुश्किल नहीं है, वो तो उसकी हाईली स्पेशलाइज ज़बान है। तो उसी में पहले हमको वो सब्जेक्ट समझना और पढ़ना होगा, सीखना होगा। हमको पॉलिटिक्स के न्यूएंसेस पता होंगे, तभी हम उसकी बारीकियों पे बातचीत कर सकेंगे। तो वकालत के पेशे में भी अगर संस्कृताइज हिंदी में है, फारसी ज़्यादा उर्दू में है, मुझको उस पर भी मेरी एक सोच है कि एक ज़माने से हम लोगों का ये भी ख्याल रहा है पूरी कौम के तौर पर कि जो कुछ मैं जानता हूँ किसी दूसरे को पता ना चले। ऐसी ज़बान में लिखा जाए, ठीक है, ऐसी ज़बान में लिखा जाए कि जो मेरे ग्रुप के, मेरे जो जिस पेशे से मैं हूँ उसी के लोग समझें। अ सॉर्ट ऑफ एलिटिज्म। संस्कृत सिर्फ पंडित जी को ही आनी चाहिए, तब तो कानों में भी शीशा पिघला के डाला जाएगा, कोई और पढ़ेगा तो। अरबी फारसी सिर्फ शेख जी को आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई सवाल उठाऊंगी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मुझसे कहा जाएगा कौन से मदरसे से पढ़ी हो, तुमको हक नहीं है बोलने का। तो ये जो चीज़ है, तो ये भी बीमारी है हमारी कौमी बीमारी कि किसी को बोलने का हक नहीं है, हम स्पेशलाइज करते हैं। और वकीलों के पेशे में भी ये है कि ऐसी ज़बान में लिखो क्लाइंट को समझ में ना आए, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। पैसे तो तभी बनेंगे ना। तो आज के वकीलों के लिए वो ज़बान बड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि वो उससे अब वाकिफ़ नहीं है। फारसी कोई बोलेगा मैं भी नहीं समझूंगी, लेकिन एक ज़माने में फ़ारसी कम्युनिकेशन की ज़बान थी, इसी तरह से जैसे आज अंग्रेज़ी है। तो हर एक दौर होता है ज़बानों का दौर। उर्दू का भी दौर जा चुका है, उस तरह की उर्दू का जो फ़ारसी ज़दा थी, संस्कृत ज़दा हिंदी का भी दौर जा चुका है। अब हमारी मजबूरी ये है कि पुराने डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं, तो उसके लिए हमको इंस्टीट्यूशंस चलाने चाहिए जिसमें उस ज़बान को सीखें, पढ़ें, और उनको पैसा भी दें जो मेहनत करके आ रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनसे रुजू करके उन डॉक्यूमेंट्स को समझें। शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम की बात से एक चीज़ जो निकल कर आई है वो एक एलिटिज्म है जो भाषा के साथ जोड़ा जाता है कि नहीं, जो हम बोलते हैं वो हम ही समझ सकते हैं। ये हमने अंग्रेज़ी में भी देखा है। एक मशहूर नेता हैं जो अपनी अंग्रेज़ी के लिए बहुत मशहूर हैं कि वो जो बोलते हैं वो डिक्शनरी लेकर समझना पड़ता है। इसी तरह जब हम पॉप कल्चर में देखते हैं, हमने पिछले कुछ समय में ये लगातार आरोप सुने कि बॉलीवुड ने उर्दू को बहुत जगह दी है, ज़बरदस्ती उसने हिंदी को धकेला है। क्या आप लोगों में से, आप लोगों ने वो पिछला दौर भी देखा है जब सलीम जावेद लगातार फिल्में लिख रहे थे? पिछले दिनों जब सलीम जावेद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई तो उसमें दिखा रहे हैं कि जब वो लिख रहे हैं तो वो उर्दू में ही लिख रहे हैं। हम गुलजार साहब के बारे में जानते हैं कि वो खुद कहते हैं कि मैं उर्दू ही लिखता हूँ, मैं देवनागरी नहीं लिख पाता। क्या जहाँ सिनेमा का दौर था, जहाँ उर्दू बहुत ज़्यादा चलन में थी, पोस्टर्स पे जब फिल्म शुरू होती थी, तो अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि किसी फिल्म में था कि शुरुआत में क्रेडिट में उर्दू आ गई तो लोगों ने इसका जश्न मनाया। पर पुराने लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। स्टेशंस पर आप देखते हैं लिखा होता है, तब अगर स्टेशन का नाम, तो आप देखेंगे वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी के साथ उर्दू थी। जिस शहर से मैं आती हूँ वहाँ तो थी कम से कम। जी,
तो इस तरह से जब आप सिनेमा को देख रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि सिनेमा में जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं उर्दू बहुत ज़्यादा है, क्या आप में से किसी ने कभी फील किया कि नहीं उर्दू को बहुत तवज्जो मिली पर हिंदी को नहीं मिली? हम सबने हीरा मंडी देखी है, वहां पे जेन्युइन नहीं देखी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बची हुई हो, बहुत बची हुई हो बहन, मतलब आई कैन से दिस। वो जो एक फिल्म है, सॉरी सीरीज है, वही क्यों ही है, लेकिन हाँ उसमें लाहौर का प्लॉट दिखाया गया। लाहौर के प्लॉट में या कहीं पे भी खाना खाना हम अगर बोल रहे हैं तो खाना खाना नहीं होता है, फ्रॉम द एपिग्लोटिस। हाँ, एंड या वो जो उर्दू को ग्लोरिफिकेशन देना बहुत अच्छी बात है। और जेन्युइनली मैं चीज कहती हूँ कि आज जो अनाउंसमेंट फिल्मों के आने बंद हो गए हैं, जो ये टाइटल अनाउंसमेंट है, हाँ, जो उर्दू में आने बंद हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी अगर एक हीरोइन ने कुछ कपड़े पहन लिए किसी रंग के तो आप कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहे हो। जी, बिल्कुल। और उसमें हम सभी लोग हैं भाई, हमने भी कहीं ना कहीं हमारे भी वो इमोशंस हर्ट हुए ही हैं। मतलब मेहताब जी वहां खड़े होकर हंस रहे हैं, मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि हमारा फेसबुक पे कभी कभी बातचीत होती रही है तो वो जानते हैं इन चीजों को। तो जब हम और ऑब्वियसली कोई भी अगर सिनेमा मेकर है या कोई भी व्यक्ति है फिल्म बना रहा है, वो ये चीज तो अपना रिस्क लेगा नहीं कि भाई मेरी फिल्म बॉयकॉट हो और मेरी फिल्म ना चले। आई अग्री, पर मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि तवज्जो के बाद में जिस तरह बहुत सारी वेबसाइट आजकल चल रही हैं, हम उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं, राइट विंग वेबसाइट्स, प्रोपेगेंडा वेबसाइट। एक लेख मेरी नज़र से गुजरा था जिसमें लिखा गया था कि भाई उर्दू इसलिए यूज़ की क्योंकि वो हिंदी को तवज्जो नहीं देना चाहते थे और वो इस्लाम को तवज्जो देना चाहते थे। क्या आप में से जो लोग यहाँ बैठे हैं क्या इस बात से अग्री डिसअग्री, कुछ कोई विचार है उनका? अगर इस्लाम को तवज्जो देते तो कभी जिंदगी में, एक मिनट बस यार, लास्ट पॉइंट बोल लेंगे। जी, बोले। डेमोक्रेसी है जी, बोले बोले बोले। हाँ, देखो इतनी है कि मैं बोल सकती हूँ, जब तक संविधान में है तो द पॉइंट इज कि अगर उर्दू की ही बात की जाए और अगर वो इस्लामीकरण जो एक अमूमन एक शब्द यूज किया जाता है उस पर अगर बात की जाए तो कभी हमें जिंदगी में कुछ मिलता या ना मिलता, लेकिन रघुपति सहाय नहीं मिलते, फिराक गोरखपुरी नहीं मिलते अगर उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान होती तो। थैंक यू। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ है, जिस तरह की बात जो अर्जुमन मैम ने की थी, एलिटिज्म। उर्दू में बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं, अमिताभ भट्टाचार्य हैं, वो लगातार उनके जो गीत हैं, अगर आप में से किसी ने उनका नाम सुना और इतना करीब से उनके जो लिरिक्स हैं उनको देखा है, उनके ज़्यादातर लिरिक्स जो हैं वो जिसको हम हिंदुस्तानी, जैसे सिनेमा के लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, हालांकि हिंदुस्तानी जो उसको सीमित करना हुआ उस शब्द को, उसमें बहुत सारी भाषाएँ आती हैं, पर सिनेमा वाले हिंदी उर्दू की जो मिक्स भाषा होती है उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। और अमिताभ भट्टाचार्य ने एक गाना लिखा था 2014 या 13 में, एक फिल्म आई थी ये जवानी है दीवानी, उसमें एक गाने में उन्होंने मोहतरमा शब्द यूज़ किया और मोहतरमा के साथ यूज़ किया मोहतरमा तू किस खेत की मूली। तो मोहतरमा शब्द किसी को इज्जत देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जब ये आया तो एक प्यूरिटन व्यू था कि नहीं इस तरह के मिक्स एंड मैच नहीं करने चाहिए, ये मोहतरमा खेत की मूली कैसे हो जाएंगी। तो क्या आप में से लोग अग्री करेंगे इस बात को लेकर कि इतना खालिस जो नहीं, शुद्धता वाली प्यूरिटन व्यू हम लेकर चले, हम मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते? क्या कोई इस बात का जवाब देना चाहेगा? मतलब मैं फिल्म्स से थोड़ा रखता हूँ रिलेशन, ऐसे कि देखने का भी बहुत ज़्यादा और फिर अभी थोड़ा बनाने का भी जी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें गिवन होती हैं, मतलब बस कि जैसे लैंग्वेज भी है और मैं बिल्कुल पर्सनल उस पर बात करूँगा कि जैसे बचपन से आप देखते आओ या वो करते आओ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी फिल्मों के ज़रिए एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में या फिर दिल्ली जिस मैं शहर से हूँ है ना, कि विजिबिलिटी उर्दू की बनी रही उन घरों में जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से चीज़ें गिवन होती हैं और फिर वो गिवन होती हैं तो आप उनको उल्टा भी पेश कर सकते हैं, सीधा भी पेश कर सकते हैं। तो मोहतरमा के साथ यूजली जुड़ता नहीं वो, तो उसने उसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब तो मुझे लगता है उसका लैंग्वेज का वो यूज़ ही है कि मोहतरमा के साथ उर्दू में जाता नहीं था, इसलिए जब उसने वो कहा उल्टा तो वो हमको लगा कि नहीं जाता, तो उस लैंग्वेज दूसरा याद आ रहा है, लोचाए उल्फत हो गया। हाँ तो वो तो हाँ, पर मतलब अच्छा, एक व्यू इसके साथ ये भी हो सकता है कि हो सकता है बहुत सारे हमारे जो यंगर जनरेशन है वो उल्फत का अर्थ ना जानते हो,
पर जब वो लोचा है उल्फत सुनेंगे तो शायद उनको ये समझ में आ जाए कि ये तो कुछ नया कुछ लोचा हुआ पर है। लोचा तो जानते हैं ना वो। हाँ, लोचा जानते हैं, पर लोचा है उल्फत समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी अब। लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी है ना, मतलब अगर मैं गैप्स भी छोड़ दूं बीच में, बिल्कुल, जो कि होता ही है अमूमन तौर पे, है ना, तो हम हमेशा उसको भर लेते हैं, मतलब तो दैट्स व्हाट। थैंक यू। Hi. साथ ही कुछ कहना चाहते हैं? I would just like to. Hello, I'm here. I would just like to respond to that. Sorry, मुझे मेरी हिंदी या उर्दू आप बिल्कुल जो भाषा आपको कंफर्टेबल लगे आप बोलिए। बट मुझे लैंग्वेज के बारे में सबसे यमी बात लगती है कि इट इज़ लाइक I'm a collage artist and I like taking things from here and there and mixing it and recontextualizing it. So no matter if I agree, if you agree, if third person agrees or not, language is always going to mix and match and become something absurd. So it is always going to happen. Like it's a rule with which like language works. So it is going to mix and match, and I think that is the beauty of it. And living in the internet world, it is just a good like example of how we can, live with one word from a different language, different word from a different language, and make something new out of it. Like you said, lochai, ulfat, which is like a beautiful thing. And I think ये Puritan लोग अपना देख लें, but as a collage artist, I quite enjoy it. आपको लगता है ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलना भी चाहिए, because like language is free for everybody, right? मुझे भी लगता है कि शायद हम लैंग्वेजेस को अगर बचाने की कोशिश करेंगे, बचाना बहुत बड़ा शब्द है, हम इस तरह से बोलते रहेंगे जो भाषा मैं बोल रही हूँ, जिसे बोलने की मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती, मुझे कुछ पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आई थिंक वो भाषा बची रहेगी अपने आप आम जन की बोलचाल में। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, पीछे से एक मोहतरमा हाथ खड़ा कर रही थी जी। तो कल के मॉडरेटर अशर हक ने एक दाग दहलवी के ज़िंदगी से थोड़ा सा एक किस्सा सुनाया था। उसमें से एक था कि रामपुर के पठान, उन्हें दाग दहलवी की एक आध कोई गज़ल या कोई शेर सुनाया गया, तो उन्होंने बोला कि वहाँ के पठानों को ना गाली गलौज की आदत थी, तो वो बोलते थे कि उफ ये हो गया, उफ वो हो गया। एंड ये अशर हक के वर्ड्स में बोल रही हूँ मैं कि इस उफ के आसपास आप अपनी पसंदीदा गालियाँ लगा लीजिए। तो पर एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी दादी का एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर वो बोलें कमबख्त क्या लिखता है तो वो तारीफ है जी, पर कमबख्त मारे ने ऐसा कर दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तंज, सार्केज्म, सटायर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन अ लैंग्वेज, और ये किसको नहीं पसंद। ये लैंग्वेज में एक नया ट्विस्ट ले आते हैं। कौन सी कहानी कौन प्रेफर नहीं करेगा एक कहानी पढ़ना जिसमें तंज के थ्रू ह्यूमर हो, मज़ाहिया हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने गौर से हम सबको सुनने का, पार्टिसिपेशन का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।